नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी का पांचवा चैप्टर, भूगोल की एनसीईआरटी का पांचवा चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल का जहां पर हम मानव रहते हैं, जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी तत्व जो है वो भूमि, जल और हवा है, जिस कारण से ये संभव हो सकता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जो ठोस भाग है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हमारी गाड़ियां चलती हैं, जिसपे हमारा घर है, जिसपे हमारा स्कूल है, इसको भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या है? गैस की परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है ना। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प पाई जाती है। जल की ये तीन प्रमुख अवस्थाएं होती है ना, जिसमें एक जल के रूप में, और दूसरा जब ये जम जाता है तो ये बर्फ बन जाता है, और तीसरा जलवाष्प। ठीक है ना, जब इसको गर्म करते हैं तो ऐसा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये काम आप लोगों का है। इससे ये शब्द बनाने हैं, लिथास, एटमास और ह्यूडर। ये ग्रीस भाषा के शब्द हैं। लिथास का अर्थ पत्थर होता है, एटमास का अर्थ वाष्प होता है, और ह्यूडर का अर्थ जल होता है, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ये शब्द बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भूमंडल के बारे में आइए हम देखते हैं कि भूमंडल ये भूप्रपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, और ये ठोस होता है। तो ये भूप्रपटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है। जैसे पृथ्वी है हमारी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसमें दो, मैंने आपको एक दिन बताया था कि इसमें 2/3 ये हमारा जल मंडल है, और ये 1/3 हमारा ये स्थल मंडल है। ठीक है। तो यही महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, जो बड़े जलाशय हैं उनको महासागरीय बेसिन कहते हैं, और जो बड़े भूभाग हैं उनको महाद्वीप कहा जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि लिखा होता है कि इतने मीटर ऊंचाई पे ये शहर स्थित है, तो ये समुद्री स्थल से, समुद्री तल से इस स्थल की ऊंचाई को नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मैप दिया हुआ है, जिसमें हमको समझना है विश्व की स्थिति है, महाद्वीपीय और महासागर, महाद्वीप और महासागर जो है उनकी स्थिति दी हुई है। तो आइए पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, और ये माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई इसकी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछा जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। विश्व का सबसे पहला गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। यानी कि अगर ऊंचाई पे देखा जाए तो ये माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट। और गहराई का भी भाग कहीं होगा ना, तो ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में ये पैसिफिक ओशियन है आपका। यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच, इसको मैरियाना गर्त बोलते हैं। ये 11,022, बहुत सरल है, इसको याद रखना। 11 जीरो लगा दिए, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 दूना 22 हो गया। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? खैर, ये सब आप कल्पना करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने, तो ये एडमंड हिलेरी कहाँ थे? न्यूजीलैंड के। भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का पहला रिकॉर्ड बनाया था। और जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 23 मई को कदम एवरेस्ट पर रखा था। आइए हम जरा यहाँ पे मैप को देख लेते हैं, और इस मैप को देख के हम समझ लेते हैं कि महाद्वीप और महासागरों की स्थिति कैसी है। मैप को घुमाना पड़ेगा, हम घुमा लेते हैं। देखिए ये हमारा पूरा अगर स्थल मंडल है, और तो स्थल मंडल और ये जल मंडल, ठीक है ना, ये पूरी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी को अगर हम इसमें दिखाएं, मानचित्र वाले चैप्टर में हमने कहा था कि उसको हम एक समतल पेपर पे दिखाते हैं, तो वो उसी का एक उदाहरण है। देखिए यहां से शुरू करते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे मैंने आपको दिशा के बारे में बताया था कि ये ऐसे दिशा है, यानी कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये आपका ये ईस्ट हो जाएगा राइट साइड में।
और इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे आप देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, उसके दक्षिण में ये दक्षिणी अमेरिका है, यहां आएंगे ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, इसी के अंतर्गत आपका भारत आता है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, और ये आर्कटिक है। ठीक है। अब आप देखें तो ये मुख्य मुख्य आपके महाद्वीप हो गए। फिर यहां पे देखिए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसका विस्तार केवल इधर ही नहीं है, इधर भी देखिए है। यहां पे ध्यान देने की बात है कि इसको पूर्वी प्रशांत महासागर कहते हैं, ईस्ट पैसिफिक ओशियन, और इसको बोलते हैं वेस्ट पैसिफिक ओशियन। कैसे? ये वैसे आपके तो ईस्ट में है दिशा के हिसाब से, लेकिन ये वास्तव में ग्लोब पे अगर देखेंगे तो ये हिस्सा जाके ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पीछे से जुड़ जाएगा। तो अब आप देखिए तो ये वेस्ट पड़ेगा और ये ईस्ट में पड़ेगा, ग्लोब में इसको देखिएगा। ये है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन इसको बोलते हैं, ये इंडियन ओशियन हिंद महासागर, ये प्रमुख हमारे महासागर हो गए, और ये दक्षिणी महासागर है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये छोटे छोटे हम बाद में देख लेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन रहा। आगे हम बढ़ते हैं, इसको फिर से हमको घुमाना पड़ेगा। तो देखिए अब यहां पे हम आते हैं, एक एक महाद्वीप को लेते हैं और एक एक महाद्वीपों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है। अभी हमने आपको मैप पे सारे दिखा दिए हैं। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जैसे हर महाद्वीप के बीच में, इधर महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, इधर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, बीच में क्या आ गया? अटलांटिक महासागर आ गया। ऐसे इधर ही पैसिफिक ओशियन है। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि ये अलग है, और एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है। और ये मानचित्र जो है, और इनमें एक पैटर्न पाया जाता है, इसको आप देखिए फिर से, ये आप देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि अधिकतर, अगर ये 0 डिग्री मैंने आपको बताया था, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, जहां देखिए मेरी पेन चल रही है, इसके ऊपर को नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर, और नीचे को साउथ हेमीस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो आप इसमें देखेंगे तो अधिकतर जो पृथ्वी का महाद्वीपीय भाग है, ठीक है ना, महाद्वीपीय भाग, ये देखिए तो ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में पाया जा रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण में कम पाया जा रहा है, कम एरिया पाया जा रहा है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मैप को आप दिमाग में बैठाए रहिए, जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे आपको समझ में चीजें आती चली जाएंगी। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। इतना बड़ा है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप समझ रहे हैं ना। आपको मैंने बताया था कि ऐसे ये पृथ्वी है, तो इसका ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, अगर बीच वाले देशांतर से इसको भाग बांट दिया जाए, ठीक है ना, 2 बराबर भागों में, तो यहां पे एशिया की स्थिति आ ही रही है, आप देख ही रहे हैं। और ये पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से इसे अलग करता है। यूराल पर्वत इसको यूरोप से अलग करता है। आइए फिर से हम दिखाते हैं आपको चित्र। देखिए बार बार चित्र देखने से आपको चीजें याद हो जाएंगी, और कोई उपाय नहीं है इन सब चीजों को तैयार करने का। ये देखिए यूराल पर्वत की स्थिति है ये, ठीक है ना। और ये एशिया देखिए, यहां से अगर इसको बीच से बांटे तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर की तरफ हो गया नॉर्थ, और ये पूर्व की तरफ है, यहां पे एशिया की स्थिति पाई जाती है। ये आपका यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से घुमाना पड़ेगा। अब यहां पे अब आप मैप दिमाग में बिठाए रहिएगा, मैं बात करता चलूंगा, आप देखते जाए, दिमाग में सोचते जाएंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में स्थित है, आपको मैंने दिखाया यूराल पर्वत के से ये विभाजन होता है, और उसके पश्चिम में ये स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मैंने बताया था कि 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। अफ्रीका देखते हैं, तो एशिया के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका मैंने आपको बताया था ना, यूरोप के दक्षिण में, ठीक है ना। और विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है, लगभग मध्य भाग से होकर इससे गुजरता है। आइए देखते हैं, ये देखिए
ये अफ्रीका है, ये, ठीक है ना। और यहां से देखो ये 0 डिग्री गुजर रहा है, ये, ठीक है ना। तो ये अफ्रीका को दो बराबर भागों में बांटता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इस महाद्वीप से विषुवत रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है या दो भागों में बांटती है, तो वो आंसर होता है अफ्रीका। अफ्रीका से होकर गुजरती है और उसको लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। और ये यूरोप के देखिए दक्षिण में है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अफ्रीका के बारे में हमने बात किया, और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसको मैप में आप देखिएगा कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी, विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल कहां है? अफ्रीका में। याद रखने योग्य बात है। और आगे आप देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है, नील नदी, ठीक है। इसकी स्थिति देखिएगा मैप में, अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये आपका काम है, देख के बताइएगा, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में तीसरा आ रहा है अमेरिका, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिए। और ये दक्षिण अमेरिका को एक सक्रिय स्थल से अपने से जोड़े हुए हैं। आइए देख लेते हैं, एक बार मैप को देखते हैं, समझ में चीजें आ जाएंगी। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। बीच में देखिए ये स्थिति कितनी छोटे, थोड़ा सा कनेक्ट है और सब अलग है। इधर अटलांटिक ओशियन, इधर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, और दोनों के बीच में स्थिति यह है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का छोटा सा ये जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। और इससे देखिए, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है, ये जो जुड़ी हुई है दोनों से, पनामा जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं। यह महाद्वीप, यहाँ पे देखिए, पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका जो है, तो इसको ऐसे अगर बांटे आप ऐसे, तो यहाँ पे स्थिति है ना, तो ये उत्तरी हो गया और पश्चिमी हो गया, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 सागरों से घिरा हुआ है। और इसका नाम आप बताइए, 3 सागर कौन कौन से हैं? तो एक ये तो पैसिफिक ओशियन हो गया, और ये अटलांटिक ओशियन हो गया। तीसरे का आपको बताना है नाम क्या है, यहाँ पे कहीं स्थिति पड़ेगी, आप बताइएगा। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका है आपका, तो इसको अगर हम बीच से ऐसे कर दें तो अधिकांश भाग यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में स्थित मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मिलेगा। और इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं आप बता सकते हैं? पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। यहाँ पे ऐसे उत्तर से दक्षिण में एंडीज फैली हुई है, ठीक है ना, एंडीज ऐसे फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ठीक है, ये बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा था कहां है स्थिति? अगर आप इंडिया के साउथ और ईस्ट में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आपको दिखा देता हूं। ये है ऑस्ट्रेलिया यहां पे, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ये देखिए, तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको अब गोलार्ध वाला सब सिस्टम समझ में आ गया होगा, यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। और ये चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। द्वीपीय महाद्वीप इसको कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये द्वीप की स्थिति हो जाती है इसकी ना। द्वीप क्या होता है? जब महासागरों के बीच में कोई उठा हुआ भाग होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसकी स्थिति द्वीपीय हो जाती है, चारों तरफ इसके महासागर है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे हमेशा मोटी बर्फ की परतें जमी रहती है। वहां पे हमेशा टेम्परेचर डाउन रहता है इसलिए। और यहाँ पे कोई आदमी रहता नहीं है, अस्थायी निवास नहीं है। कुछ देशों ने शोध केंद्र स्थापित किए, जैसे भारत का भी शोध केंद्र है, तो इसे मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये दो हैं, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है ना। और एक भारती भी है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसकी स्थिति आपको समझ में आ ही गई होगी, मैप में इसको देखते चलिएगा। आइए बात करते हैं जलमंडल की।
तो जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह इसी के कारण कहा जाता है। 71% भाग हमारा जल है, 29% भाग स्थल है। ये देखिए, ये सब जल भरा हुआ है, ठीक है। और इनमें से भी पीने योग्य जल देखिए इसमें कितना कम दिखा रहा है, 0.03% पीने योग्य, यानी कि अगर 100 लीटर जल है तो उसमें से केवल केवल और केवल 30 ग्राम 100 लीटर में से 30, है ना, 100 किलो में से 30 ग्राम ये केवल पीने योग्य है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित क्षेत्र, ये देखिए कितना है, 2.77, ये इतना तो हमारा जमा हुआ है, ऐसी स्थिति है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, जितना है उसका 97% देखो ये महासागरों में पाया जाता है। और आप जो ये पीते होते हैं, नल लगाते हैं या आप मोटर से समरसीबल से निकालते हैं, तो ये बहुत कम जल है, 0.03%, बहुत जरूरत है इसको कंजर्वेट करने की। देखो एक बहुत अच्छा ये मैप दिया हुआ है, इसमें महाद्वीपों का दिया हुआ है कि उनका महाद्वीपों का तुलनात्मक आकार। तो इसमें देखिए आप इसको गिन के जान सकते हैं। तो सबसे बड़ा एशिया स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका दिख रहा है, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखो सबसे छोटा दिख रहा है, और फिर ये अंटार्कटिका, इसमें गिन लीजिए। अब यूरोप और इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए इसमें 10 बॉक्स है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये यूरोप से बड़ा हो जाएगा। तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3, ठीक, नंबर 4, नंबर 5, 6 और 7। तो ये 7 जो हमारे महाद्वीप है उनका क्रम हो गया एरिया के हिसाब से। बिल्कुल याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया हो जाएगा। कौन बड़ा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, बताइए। तो कितना आसान है, ये यूरोप बड़ा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया छोटा हो जाएगा। और आइए हम बात करते हैं, जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं महासागरों की। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, और गतिशील कैसे रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं इसमें चलती रहती हैं, है ना, हमेशा धाराएं चलती रहती हैं। समुद्र आप देखिए तो उसमें हमेशा हिलोरे धाराएं चलती रहती हैं, बहुत तेजी से वो चलता रहता है जल। बड़े से छोटे आकार के क्रम में 5 महासागर देखें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिएगा। तो बड़े से छोटा, उससे छोटा है अटलांटिक, फिर तीसरे नंबर पर हमारा हिंद महासागर, चौथे पे दक्षिणी महासागर, और पांचवे पे आर्कटिक। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे क्रम आप रट लीजिएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। हमने कहा था कि पूरी पृथ्वी जितना है उसका 2/3, यानी कि ये वाला हिस्सा 2/3 ये महासागर है, जलीय भाग है। अब जलीय भाग में से भी देखें, और ये 1/3 जो है ये हमारी पृथ्वी का है। अब ये देखिए कि पृथ्वी के 1/3 भाग में, 1/3 भाग में तो हम रहते हैं, और इतना ही 1/3 इसमें अगर इसको डिवाइड करें तो 1/3 प्रशांत महासागर है। यानी कि जितना हमारा रहने योग्य भाग है उतना तो ये प्रशांत महासागर अकेले है। पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये देखिए, और आप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर ये स्थित है। आप सब समझ सकते हैं, मैप में आपको फिर से देखना है। अटलांटिक महासागर ये ऐसा आकार का है, आपने देखा था ना कि ये उत्तरी अमेरिका था, ये दक्षिणी अमेरिका था, ये यूरोप था, ये अफ्रीका था। तो इसके बीच में कुछ ऐसी स्थिति इसकी मिलती है अटलांटिक महासागर की, ऐसा आकार का है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा आकार का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण, ये आप सब स्थिति आप देख रहे हैं। हिंद महासागर की बात करिए तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर। हिंदुस्तान हमारा देश का नाम है ना, तो रखा गया, अकेला ऐसा महाद्वीप है। और ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इंडिया है, और ऐसे इंडिया है, इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इधर अफ्रीका है। तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुजाकार है। यहाँ पे एक फैक्ट देखिए छूट गया था कि इसके जो तट हैं अटलांटिक महासागर के, ये अनियमित एवं दंतुरित तट है। ये देखिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दंतुरित मतलब दांत की तरह ऐसे ऐसे इसमें जगह बनी हुई है। और इस कारण से जब इसमें जगह मिल जाती है तो प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तन के लिए आदर्श स्थिति मिल जाती है।
क्योंकि जगह चाहिए ना जहाजों को खड़ा करने के लिए, जब आप पोर्ट बनाते हैं, पत्तन बनाते हैं, तो ऐसी ऐसी स्थितियों में जगह मिल जाती है, और इसीलिए ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ये सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, और यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है ना। मैप आप साथ में रख के बैठिए और इसको देखते रहिए। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। तो ये आर्कटिक उत्तर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे उत्तर दक्षिण करें तो यहाँ पे आर्कटिक होता है और यहाँ पे अंटार्कटिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं वायुमंडल की। हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, और वायु की ये पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, और यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। और ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, याद रखिएगा 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि नीचे से अगर जहां हम रहते हैं यहां से लें तो ऊपर तक 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांट सकते हैं। देखिए ये 5 परत कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल, और पांचवी है बहिर्मंडल। ये क्रम से इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5। तो ये क्रम से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि एक एक करके ये क्रम से इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि नीचे से ऊंचाई के आधार पर बताइए, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसको ऐसे क्रम से आप याद करें। ठीक है ना। यहां पे और कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये, अगर आप हवाई जहाज की बात करें, ठीक है, तो कहां उड़ता है, तो देखिए ये क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल की थोड़ा सा ये पास में उड़ता है। ऐसे ही ये जो प्रयोग वाले जितने भी ये सब छोड़े जाते हैं गुब्बारे, ये क्षोभ मंडल में ही रह जाते हैं। ठीक है। ये देखिए हमारे जो आप देख सकते हैं, ये जो ये ग्रह हैं, जो हम उपग्रह छोड़ते हैं, उपग्रह ये कहाँ होते हैं, आयन मंडल के ऊपर में। और आगे डिटेल जानकारी हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। हो सकता है इसमें दिया हूं, आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए वायुमंडल के बारे में, कुछ गैसों के बारे में दिया हुआ है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, और जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो नाइट्रोजन कितना है, 78% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना है, 78%। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन। और दूसरी गैसें भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इनकी मात्रा 1% से कम है। ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 99% यही हो गया। उसके बाद में 1% बचा 100 पूरा होने में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ये यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेती है। वैसे तो मात्रा इसकी बहुत कम है, लेकिन जो पृथ्वी जैसे गर्म होती है, गर्म होने के बाद में यहाँ से जो हीट छोड़ती है, या जो भी हम यहाँ पे कारें चलाते हैं, बसें चलाते हैं, जो भी प्रदूषण पैदा करते हैं, उससे जो हीट होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने में इसको रख लेती है। इसी कारण से CO2 क्या होती है, हमेशा गर्मी बढ़ाती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, CO2 पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक है, और ये अवशोषित करती है, इसीलिए पृथ्वी गर्म रहती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है, समुद्री तल पे। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ये तेजी से घटता जाता है, और इसीलिए पर्वतों और पहाड़ों पर जो लोग जाते हैं, हवा के घनत्व में कमी आ जाती है, इनसे सांस लेने में उनको कठिनाई होने लगती है। तो ऊंचाई पे जाने पे ऑक्सीजन मास्क पहन के जाते हैं, साथ लेके जाते हैं, और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। और ये देखिए, ये जल मंडल को दिखाया, कितना बढ़िया दिखा दिया है। ये वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है। ये देखिए, ये बैल वैल ये सब खड़े हैं, बकरी, ठीक है, ये आपका हाथी भी है, सब इकट्ठा कर दिया है, शेर भी है यहाँ पे। इसका दिखाने का मतलब ये है कि जंगल वंगल सब यही है, घर भी यही है, पहाड़ भी यही है, ऐसे दिखा रहा है। ऊपर की ओर जाते समय तापमान घटता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये तापमान, टेम्परेचर जो है हमारा घटता चला जाता है, और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दबाव महसूस करते हैं,
जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। और वायु जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जब क्या हमेशा कोई भी चीज है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उसका बहाव होता है। जैसे आप पानी डालेंगे तो ऊंचाई से इधर जाएगा ना नीचे की ओर, ऐसे हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर यानी कि निम्न दाब की ओर हवा का भी बहाव होता है। तब तक होता रहता है जब तक दोनों जगह का दाब बराबर ना हो जाए। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। और जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये कोई भी वायु चलती है यानी इसमें गति हो जाती है तो इसी को पवन कह देते हैं। आइए जीवमंडल के बारे में बात करते हैं। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है और ये वह भाग है जहां पे जीवन मौजूद है ना। बहुत सारी यहाँ प्रजातियां पाई जाएंगी, सूक्ष्म जीव से लेकर बैक्टीरिया इतने छोटे छोटे से लगा के और फिर इंसान और सब लोग इसमें पाए जाते हैं। और जितने जानवर हैं सब यहीं रहेंगे। अब जीवमंडल को के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा जा सकता है। पृथ्वी में ये तीनों परिमंडल आपस में मिलकर है ना क्रिया करते हैं, एक दूसरे की किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। आप पेड़ पौधे काटते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप की से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। तो जैसे सुनामी आई तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ, बहुत सारा भाग डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यानी कि सारी चीजें आपस में इंटर कनेक्टेड है, कोई चीज अलग नहीं है। और उद्योग लगाते हैं तो क्या होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ इसका होता है, गाड़ी जो हम चलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, तो CO2 में वृद्धि नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हमको कम से कम प्रदूषण फैलाने की कोशिश करना चाहिए, कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो मानने वाले नहीं। इसलिए भूमंडलीय, वायुमंडलीय तथा जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, जितना हम कम उपयोग करें। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। और यहां पे ये चैप्टर अब लगभग क्या ये चैप्टर यहां पे समाप्त हुआ। अब यहां पे देखिए अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, ये आप करिएगा और जो भी समस्याएं होंगी आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।